हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, कि हमने पढ़ा था कि कैसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फेज के बेस पे कैसे सॉल्यूशन के टाइप लिखते हैं। ठीक है, और वहाँ हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। मैं उस वीडियो का लिंक भी कार्ड में दे दूँगा, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ जो हमने सबसे पहला सॉल्यूशन पढ़ा था वो था आपका सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब आपने सॉलिड लिया और दो सॉलिड को आपस में डिजॉल्व करा। ठीक है, अब यही आज का हमारा टॉपिक है जो है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब देखिए, पहली चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो सॉलिड इन सॉलिड्स का मतलब है कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है। ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? तो कभी भी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब जो पहले लिखा है वो सॉल्यूट और जो बाद में लिखा है वो है सॉल्वेंट। और यहाँ पे दोनों की फेस सेम है। वहाँ पे मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसी की फेज डिसाइड करती है कि जो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी अपीयरेंस और फेज क्या होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। तो इसी सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन को हम दूसरे किस नाम से बुला सकते हैं? इसको और नाम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में है। इसका मतलब आपको ये जो सॉल्यूशन है ये देखने में कैसा लगेगा? सॉलिड की तरह। ठीक है, वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इसका एक अच्छा सा एग्जांपल होता है, जितने भी अलॉय बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आप दो सॉलिड मेटल को आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आज हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है कि जो सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये समझने के लिए कि ये कितने टाइप के होते हैं, ये आप एक सिंपल सी बात समझिए कि एक चीज़ तो आपको पता है कि यहाँ पे दोनों ही क्या है? सॉलिड है। अब अब क्लासिफिकेशन इस बेस पे है कि उनका जो साइज है, यानी सॉल्यूट का साइज और सॉल्वेंट का साइज, उनके साइज में कोई डिफरेंस है कि नहीं है। तो पहला केस याद रखना कि अगर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का साइज सेम ले रखा है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर मिल सकता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज जब ऑलमोस्ट सिमिलर होगा तो जब हम उनको मिक्स करेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये तब बनते हैं व्हेन साइज ऑफ व्हेन साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, एग्जैक्टली तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर है? तो पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे है कि उन दोनों के साइज में डिफरेंस है या नहीं है। तो पहला हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन सॉलिड, इसमें क्या होता है? दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अब इसको समझने के लिए इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा सा एग्जांपल है कि आपने क्या करा, एक आयरन लिया और उसमें दूसरा एक सॉलिड मिला दिया, क्रोमियम। ठीक है, अब आपको पता है कि आयरन और जो क्रोमियम है ये दोनों ही डी ब्लॉक के हैं और इनके साइज़ में बहुत ही कम डिफरेंस है। ठीक है, लगभग सेम साइज के हैं। अब क्या करेंगे? बात आती है कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, दोनों मेटल को मोल्टन स्टेट पे लेते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को मिक्स करते हैं और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनता है उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिलता है? दोनों मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ। देखिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता तो वहाँ पे क्या होते हैं? लैटिस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो सर्किल बना रहा हूँ ये असल में क्या है? लैटिस पॉइंट। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे लैटिस पॉइंट। अब पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि ये जो लैटिस पॉइंट बनते हैं ये हमेशा ही क्या होते हैं? उन दोनों में से जो भी लार्जर एटम होगा उसका ये क्रिस्टल पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों के साइज में कोई भी डिफरेंस तो है नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो पहली चीज़ याद रखना कि जो भी सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं उसमें कोई भी लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, तो ये एफ भी हो सकता है और सी आर, या तो ये आयरन का होगा या क्रोमियम का, कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है लैटिस पॉइंट की पोजीशन। तो पहला पॉइंट तो आपको यही रखना है कि एनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट
कैन ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो सर्किल है इसे क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लैटिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है इसलिए कोई भी लैटिस पॉइंट की जगह ले सकता है। ठीक है, अब अगली बात आपको याद रखनी है कि जब दोनों का साइज सेम है और दोनों में से कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है लैटिस पॉइंट को, इसलिए कोई भी एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट स्ट्रक्चर में। इसीलिए इस सॉलिड सॉल्यूशन को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक एटम दूसरे एटम को ईजिली लैटिस पॉइंट से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ। देखिए अगला पॉइंट क्या है, एनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, any solute or solvent can substitute lattice point with each other। ठीक है, ठीक है, तो कभी भी आयरन क्रोमियम को रिप्लेस कर सकता है और क्रोमियम आयरन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो देखो ओवरऑल समझाते हैं इसका मतलब क्या है। कि पहली बात, कौन बनाते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का साइज लगभग सिमिलर हो। दूसरा कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, कि जो हम हमारा क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या बनते हैं आपके लैटिस पॉइंट। अब दोनों का साइज सिमिलर है तो कोई भी लैटिस पॉइंट बना सकता है। और दूसरी बात कि कोई भी एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब सब्स्टिट्यूशनल समझ में आ गया। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार दोनों का साइज़ सेम हो। तो अगला जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में साइज़ डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। और इस टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन साइज इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो याद रखना कि कब तुम्हारे सब्स्टिट्यूशनल बनते हैं और कब बनते हैं आपके इंटरस्टिशियल। तो आसान सा तरीका है कि जब दोनों का साइज़ सेम है तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशनल, और अगर दोनों के साइज में डिफरेंस है तो क्या बनेगा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब आपने ये जो वर्ड सुना है इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, इसमें इंटरस्टिशियल का मतलब देखो तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो इंटरस्टिशियल लिखा है तो इसको बहुत ही आसान तरीका होता है, इसे बोला जाता है कैविटी। ठीक है, आपने कैविटी देखी होगी जो हमारे दांतों में हो जाती है, बीच में जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं कैविटी। ठीक है, तो इसका भी हम आगे यूज करेंगे। अभी याद रखना है इंटरस्टिशियल पोजीशन मतलब कैविटी। अब हमें ये तो पता चल गया कि उनका साइज क्या होना चाहिए दोनों का, डिफरेंट। तो अब इसका एग्जांपल देखिए। तो मान लीजिए आपने क्या करा, दो मेटल लिए, एक मेटल लिया आपने आयरन, सेम कहानी Fe की, और इसमें मिला दिया कार्बन को। ठीक है, अब सबको ये बात पता है कि जो Fe है उसका साइज़ ज़्यादा होता है, यानी ये कौन सा एटम है, ये लार्जर एटम है। ठीक है, और जो कार्बन है वो क्या होता है, स्मॉलर एटम। तो दोबारा से हमने वही करा, दोनों को मॉल्टन स्टेट पे लिया, दोनों को आपस में मिक्स किया और फिर क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो लार्जर एटम होता है वही हमेशा क्या बनाता है, लैटिस पॉइंट। तो इसका मतलब जो आपका आयरन है वो हमेशा क्या बनाएगा, लैटिस पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बड़े वाले लैटिस पॉइंट हैं ये हमेशा कौन बनाता है, लार्जर एटम। और यहाँ पे लार्जर एटम कौन है, आयरन। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमेशा ही कौन आएगा, Fe। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने देखिए Fe को बैठा दिया क्योंकि Fe हमेशा क्या बनाएगा, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया Fe, मैं बना देता हूँ सारे देखिए। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, कौन सा, कि ओनली लार्जर एटम, जो भी लार्जर होगा दोनों में से वही ऑक्यूपाई करेगा क्या, लैटिस पॉइंट। तो ओनली लार्जर एटम ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट। क्लियर है? तो ये चीज़, अब तुम्हें दिख रहा है कि अगर सारे ही लैटिस पॉइंट को लार्जर एटम ने ऑक्यूपाई कर लिया जो कि यहाँ पे आयरन है, तो फिर कार्बन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हर दो लैटिस पॉइंट के बीच में एक एक खाली जगह है। ठीक है, जैसे हमारे दांतों के बीच में खाली जगह होती है उसको कैविटी बोला जाता है, ऐसे यहाँ पे दो लैटिस पॉइंट के बीच में जो जगह है उसे क्या बोला जाता है, कैविटी। तो ये जो स्पेस है, ठीक है मैं बताता हूँ, ये जो स्पेस है ये हमारी क्या है, कैविटी बोल दो।
या इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्लियर हो गया? तो ये जो बीच की खाली जगह है वो क्या है? इंटरस्टिशियल पोजीशन। अब आपको पता चल गया कि सारे लैटिस पॉइंट तो किसने ऑक्यूपाई कर लिए? एफ ई ने। तो अब कार्बन के पास एक ही जगह बचती है, कौन सी? ये बीच की खाली जगह। तो कार्बन कहाँ जाता है? यहाँ पे। तो ये जो जितनी भी छोटी इंटरस्टिशियल पोजीशन है, यहाँ पे कौन आ जाता है? कार्बन। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा एटम हुआ? स्मॉलर एटम। तो स्मॉलर एटम हमेशा क्या ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्मॉलर एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अभी मैं अच्छे से बताऊंगा इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो देखो ओवरऑल कहानी ये है, दोनों के साइज सेम है तो वो बनाएंगे सब्स्टिट्यूशनल। उन दोनों में से कोई भी लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर सकता है और कोई भी एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। दूसरे होते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड। जब दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो जो लार्जर एटम होगा वो लैटिस पॉइंट बनाएगा और जो स्मॉलर एटम होगा वो बीच की इंटरस्टिशियल पोजीशन पे बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।